So hello hi and welcome back to yet another video. This is your program friend Piyush. I hope you all good and fine. सब बढ़िया हो गए. तो this is the second video on the topic on the preparation of TCS and NQT test, जो कि आपका 30 अगस्त को है. 15 अगस्त तक इसकी डेडलाइन है, तो इसको आपको रजिस्ट्रेशन करने की. तो अभी तक किसी ने भी अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जाओ रजिस्टर करो जाके इसके लिए. इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट द TCS कंपनी. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच. आई डोंट नो किसने गिफ्ट किया क्या किया दिस स्मार्ट वॉच, जो कि मैंने अभी तक पहन रखी है. थैंक यू फॉर दिस वन. जिसने भी किया एक बार प्लीज़ मुझे मेल कर देना, अगर जहाँ से भी कुछ मिला है तुम्हें तो थैंक यू. सो बेसिकली शुरू करते हैं. आपको लॉजिकल एबिलिटी क्वेश्चन हम आज करेंगे, जो कि आने वाले होते हैं इसमें. तो इसका बेसिकली पैटर्न क्या होता है इसमें तुम्हारे लिए. तो इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं अप्रोक्सीमेटली, 10 to 11 क्वेश्चंस होते हैं. 15 मिनट का तुम्हें टाइम मिलता है इस वाले सेक्शन को करने में. तो 5 सेक्शंस में से यू हैव दिस सेक्शन, जो कि आपका लॉजिकल एबिलिटी में आता है. 15 मिनट में 10 क्वेश्चन मीन्स हार्डली 1.5 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन. मैक्सिमम तुम इतना दे सकते हो किसी भी क्वेश्चन में 1.5 मिनट्स. कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा टफ होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिससे दिमाग लगता है. और लॉजिकल एबिलिटी तुम्हें अपना सिर्फ बिल्ड करना है. व्हाट इज़ योर लॉजिक. अब इसमें क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं. क्वेश्चन इसमें तुम्हारे आते हैं कि डेटा सफिशिएंसी, डेटा अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस, रिलेशनल वाले क्वेश्चंस कि ये उसका भाई है, बी उसका वो है, तो वैसे कैसे होंगे. वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस होते हैं. और तुम्हारे क्या होता है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ परसेंटेज इसमें थोड़ा बहुत निकल के आता है. तो तुम्हारे सामने नीचे डिस्क्रिप्शन में PDF दी गई होगी, उसको ओपन कर लो. और उसमें 11 क्वेश्चंस हैं, हम वो करेंगे. और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि इसी तरीके के क्वेश्चंस तुम्हें मिलेंगे. तो ये 11 क्वेश्चन छोड़ के मत जाना, पूरा वीडियो देखो. लास्ट वीडियो 50 मिनट्स का था, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वो भी एक गया था बढ़िया. तो अगर तुम अपनी PDF खोलोगे तो उसके अंदर सबसे पहला जो क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा, दैट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन. वो जो क्वेश्चन है तुम्हारा, वो एक रिलेशनल वाइज कह सकते हो, या फिर कह सकते हो एक स्टेटमेंट वाइज तुम्हारे पास क्वेश्चन दे रखा है. तो लेट मी ओपन द PDF और उसमें फिर हम देखते हैं क्या है. ओके तो जो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास ये है अमंग 5 ऑब्जेक्ट्स P, Q, R, S and T. कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसके बेस पे तुम्हें बताना है कि विच अमंग ऑफ द 5 इज़ द हैवीएस्ट ऑफ ऑल. तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत लॉजिकल एबिलिटी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो कि तुम्हें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करेंगे कि तुम्हारा कितना दिमाग चल रहा है उस चीज़ में. तो इसमें हर एक स्टेटमेंट को देखो और उसके बेस पे रिलेशन बनाने की कोशिश करो किस तरीके से बन रहा है. जैसा कि इसमें दिख रहा है 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे पास P, Q, R, S and T. R is twice as heavy as T. तो इसका मतलब क्या है, जो सबसे पहला जो स्टेटमेंट बनेगा कि R is twice as heavy as T. तो R जो है वो कितना है, 2 गुना ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू T. तो T का जितना वेट होगा उससे डबल किसका वेट है, R का. ठीक, तो सबसे पहले इक्वेशन मेरी बन गई ये. ठीक, तो इसके बाद फिर अगला क्या स्टेटमेंट दे रहा है, S is 1.5 times as heavy as Q. तो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या आती है, S is equal to 1.5 times as heavy as Q. ठीक है, तो 1.5 को ऐसे लिखने की बजाय यू कैन राइट 1.5 Q. तो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन, S की वैल्यू 1.5 Q. इसके बाद फिर क्या बोलता है, Q and R टुगेदर वेट एज मच एज S and T टुगेदर. Q और R का वेट किसके बराबर है, S और T के वेट के बराबर. तो Q प्लस R एक साथ किसके वेट के बराबर है, S और T के बराबर. तो ये तुम्हारी आ गई इक्वेशन नंबर 3. चौथी इक्वेशन तुम्हारे पास क्या है, P and S टुगेदर आर 1.5 एज हैवी एज Q and T. तो P और S एक साथ 1.5 गुना ज़्यादा हैवी है एज कंपेरिजन टू Q and T. तो P प्लस S इज इक्वल टू 1.5 एज Q and T. तो दिस इज फोर्थ इक्वेशन. ठीक, इसमें से मैं इस बीच वाली इक्वेशन को हटा देता हूँ बिकॉज ये कुछ काम की नहीं है ज़्यादा. इसको हटा दो. तुम्हारे पास 4 इक्वेशन आ गई. अब 4 इक्वेशन आने का मतलब तुम्हारे पास वेरिएबल कितने हैं, P, Q, R, S and T. P, Q, R, S and T. क्लियर. और तुम्हारे पास इक्वेशन तुम्हारे पास कितनी है, यू हैव 4 इक्वेशंस. अब इन 4 इक्वेशंस की मदद से तुम्हें निकालना है P की वैल्यू, Q की वैल्यू, R की वैल्यू, S की वैल्यू, या फिर इसको निकालने के बजाय तुम्हें सिर्फ निकालना है विच अमंग ऑफ द 5 इज द हैवीएस्ट. तो ये कैसे निकालेंगे, जब हमें इनकी सबकी वैल्यू पता चलेगी. ठीक है, तो तुम्हारे पास ये 4 इक्वेशंस हैं. इन 4 इक्वेशंस की हेल्प से तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा हैवी है. तो हम ये कैसे निकाल सकते हैं, या तो तुम्हारे पास एक ऑप्शन होना चाहिए कि तुम P, Q, R, S, T की वैल्यूज़ निकाल लो. बट यहाँ पे देखो वेरिएबल्स तुम्हारे पास है 5 और इक्वेशन तुम्हारे पास दे रखी है 4. तो मैथमेटिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें किसी एक वेरिएबल के रेफरेंस में हमें सबकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी. इट कैन बी R, इट कैन बी T, इट कैन बी S, इट कैन बी Q, इट कैन बी P, कुछ भी हो सकता है.
तो एक कोई वेरिएबल हमें फिक्स करना पड़ेगा, उसके टर्म में मुझे सारी इक्वेशन निकालनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले एक सिंपल इक्वेशन ले लेते हैं। आर और एस की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ क्यू प्लस आर एस प्लस टी में। तो अगर मैं इसमें पुट कर दूँ तो आर की वैल्यू क्या बन जाएगी, क्यू प्लस 2t इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा, एस की जगह पे 1.5 क्यू प्लस टी का हमें टी लिख दिया। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, t इज इक्वल टू 0.5 क्यू, या फिर मैं इसको ये लिख सकता हूँ q इज इक्वल टू 2t। ठीक, q इज इक्वल टू 2t, r इज इक्वल टू 2t। तो अब हम एक काम करते हैं, इनको सबको t के टर्म में डाल देते हैं। ठीक है, t के टर्म में डाल देते हैं। ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 5। तो q का t के टर्म में आ गया, r का t के टर्म में आ गया। अब अगर मुझे q की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो s और t के बीच में रिलेशन निकल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, 5 को मैं किस में डाल दूँ, 2 के अंदर। तो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2t। तो ये क्या मिला, s इज इक्वल टू 3t। तो s कितना है, t के 3 टाइम्स, q कितना है, t के 2 टाइम्स, r कितना है, t के 2 टाइम्स। ठीक, ये हमारी एक और इक्वेशन मिल गई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 6। ठीक, अब हमें r q s मिल गया। अब मुझे p निकालना है, जो कि मैं यहाँ से निकालूंगा। मेरे पास s पता है, मेरे पास q पता है, तो s और q की वैल्यू इसमें डालो और यहाँ से निकाल दो। तो कितना मिलेगा, p प्लस s की वैल्यू डालो यहाँ पे 3t इज इक्वल टू 1.5, q की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, 2t प्लस t। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, p प्लस 3t इज इक्वल टू 3t प्लस 1.5t, p प्लस इज इक्वल टू 4.5 माइनस 3 यानी कि 1.5t, कुछ इस तरीके की वैल्यू। तो यहाँ से तुम देखो तुम्हारे पास p, q, r और s की वैल्यू किसके टर्म में निकल आई, t के टर्म में। q कितना है, t के 2 टाइम्स, r कितना है, t के 2 टाइम्स, s कितना है, t के 3 टाइम्स, p कितना है, t के 1.5 टाइम्स। अब t एक वेट है, तो वेट ऑलवेज शुड बी पॉजिटिव, वेट किसी का नेगेटिव तो होता नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे वेट मान के चलूँ सबका पॉजिटिव है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा किसी का मल्टीपल होगा दैट शुड बी द हाईएस्ट वन। तो s इज इक्वल टू 3t, दिस इज द हाईएस्ट वन फॉर दिस। तो इसमें हम ऑप्शन क्या लगा देंगे, द s इज द ऑप्शन करेक्ट, दैट b ऑप्शन इज द करेक्ट वन। क्लियर। तो ऐसे करेंगे, और इसमें थोड़ा सा ऐसे कभी कभी कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, इसलिए अपने टाइमिंग को मेंटेन रखो ताकि तुम आने वाले जो इजी क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा जल्दी करो, और ऐसे कैलकुलेटेड वाले क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम लेके तुम कर सको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नंबर 2 वाला। इट्स अबाउट द वेन डायग्राम, जो कि तुम्हें डायग्राम बनाना होगा। तो एक बार डायग्राम को देखो, क्वेश्चन देखो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो द क्वेश्चन इज, कहाँ गया, क्वेश्चन क्या बोलता है, इन द फॉलोइंग डायग्राम द ट्रायंगल स्टैंड फॉर मेल्स, सर्कल स्टैंड फॉर डॉक्टर्स एंड द रेक्टेंगल फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयड। तो एक बार लिख लेते हैं इसको। ट्रायंगल, एक क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते साइड ही लिख लिया करो। ट्रायंगल रिप्रेजेंट द मेल, सर्कल रिप्रेजेंट्स, सर्कल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर्स, और क्या बचा एक हमारे पास, एंड द रेक्टेंगल रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड। ठीक, तो द हेक्सागन फॉर सिंगर्स, हेक्सागन किसके लिए है, फॉर सिंगर्स। ठीक, ये कुछ हमारे पास इसमें दे रखी हैं, क्या क्या हमारे पास नोटेशन है। द नंबर इन डिफरेंट सेगमेंट्स शो द नंबर ऑफ पर्सन्स फॉर दैट सेगमेंट। जो सेगमेंट जो तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे नीचे, उसके हिसाब से वो चीज़ दे रखी है। अब यहाँ पे देखो, ये जो तुम्हारे पास सेगमेंट दे रखा है, इसके अकॉर्डिंग जो रेक्टेंगल सब के अंदर अलग अलग सेगमेंट में उसमें उतने नंबर ऑफ पीपल यहाँ पे तुम्हें दे रखे हैं। नाउ द थिंग इज दैट कि तुम्हें क्या करना है, हाउ मेनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय डॉक्टर्स आर आइदर सिंगर्स और मेल्स और बोथ। तुम्हें क्या निकालना है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड डॉक्टर्स मेल्स और सिंगर्स हैं कितने। ठीक, means you have to find how many government employed doctors are either singers और मेल्स, या फिर दोनों भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड डॉक्टर और मेल, सिंगर और बोथ। तो इस चीज़ को कैसे क्वेश्चन करोगे, ऐसे वेन डायग्राम वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये सिर्फ आपको एजम्पशन देख के और उसमें सिर्फ देख करके आपको करने चाहिए। वेन डायग्राम दिख रखा है इधर पे, एक बार इसको आराम से वीडियो पॉज करके एक बार इसको चेक करो कि कैसे कर सकते हो इसको। तो अगर मैं इस वेन डायग्राम की बात करूं तो मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड डॉक्टर्स मेल्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड डॉक्टर्स सिंगर्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड डॉक्टर बोथ, और क्या करना है इनका सबका एडिशन करके मुझे इसको ऑप्शन दे देना है।
सीन क्या है कि ऐसे क्वेश्चन कैसे करोगे, तो अगर कोई भी चीज़ दी गया है, जैसे कि दो चीज़ें दी गई तो मीन्स उन दो का इंटरसेक्शन। तो जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयड किस चीज़ को मेंशन कर रहा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज अवर रेक्टेंगल एंड डॉक्टर इज अवर सर्कल। तो हमें सबसे पहले तो इंटरसेक्शन चाहिए रेक्टेंगल और सर्कल का। तो जहाँ जहाँ रेक्टेंगल और सर्कल का इंटरसेक्शन आ रहा है वो चीज़ें देख लो। अब सबसे पहला इंटरसेक्शन मुझे क्या चाहिए, मेल का भी, तो मेल इज ट्रायंगल। तो सबसे पहला मुझे इंटरसेक्शन किसका चाहिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, डॉक्टर और मेल्स। मीन्स रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल तुम्हारे यहाँ पे मेंशन हो रहे हो। तो अगर तुम इस जगह पे देखोगे, तुम्हारे लिए यहाँ पे दिख रखा होगा, मेरे लिए सामने। तो अगर रेक्टेंगल, सर्कल और तुम्हारा देखा जाए कि ट्रायंगल कितना है, तो रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल, तो ये एक ऐसी जगह पे इंटरसेक्शन आ रहा है जो कि आपका मिल रहा है 16। ठीक, द रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। हाँ, तो रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल तुम्हें इस साइड दिख रहा होगा, दैट दिस वन, दैट 35 इज द फर्स्ट वन, जिसमें कि आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस डॉक्टर्स प्लस मेल्स, ये कितने आ रहे हैं तुम्हारे पास 35, जो कि हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल, सर्कल और ट्रायंगल। अगला मुझे क्या चाहिए, सिंगर। तो रेक्टेंगल, सर्कल प्लस हेक्सागन। रेक्टेंगल, सर्कल, हेक्सागन, ये कहाँ पे मिलेगा, रेक्टेंगल मिलेगा, सर्कल मिलेगा और हेक्सागन मिलेगा। वो मुझे इंटरसेक्शन कहाँ पे मिल रहा है तीनों का, दैट इज 16th वन। 16th वाला तुम्हें इधर दिख रहा होगा। तो क्या बोल सकते हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस डॉक्टर प्लस सिंगर्स इज इक्वल टू 16। ये किसका किसका है, रेक्टेंगल, सर्कल और हेक्सागन। नाउ वी नीड टू फाइंड बोथ, जिसमें मेल, सिंगर, मेल भी हो और सिंगर भी हो। तो मेल और सिंगल के लिए मुझे किसका किसका चाहिए, रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, हेक्सागन। मतलब चारों का इंटरसेक्शन तुम्हें कहाँ पे मिल रहा है, और चारों का इंटरसेक्शन मिलने का जो सबसे पड़ोस वाला पार्ट है वो है 16 और 22। 16 और 22 के बीच में तुम्हें मिल रहा होगा। तो अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्लस डॉक्टर प्लस सिंगर प्लस क्या बोल सकते हो, मेल। तो ये कितना आ रहा है तुम्हारे पास, दैट इज 22। अब इन तीनों का सम निकालो और यहाँ पे सिंपल सा ऐड कर दो। तो 6 2 8 5 13 का 3 1 3 2 5 2 7, 73 इज द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें ना ज़्यादा कुछ कैलकुलेशन लगी, बस खाली बिना पेन पेपर के इसको सॉल्व करो, ऐड करते चले जाओ और ख़त्म कर दो। ठीक, तो ये क्वेश्चन इजीली आराम से तुम्हारा मैं कह सकता हूँ कि 1 मिनट के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे आगे। और अगला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या करता है, विच इज़ द ऑड टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। तो ऑड टर्म वाले सीरीज़ वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, उसमें थोड़ा सा तुम्हें पैटर्न सबका मैच करना पड़ेगा। तो क्या है, CMQ, FPT और नेक्स्ट वन इज JTX OYC, JTX OYC और क्या है तुम्हारे पास UFI। ठीक, तुम्हें क्या करना है, इसमें से ऑड नंबर निकालना है। अब ऑड नंबर निकालने के लिए ऐसी जो सीरीज होती है ना, उसमें कुछ ना कुछ पैटर्न तुम्हें दे रखा होता है, उस अंदर की चीज़ को खोज के निकालना है तुम्हें। उसके छुपा हुआ जो अंदर का शैतान है वो बाहर निकालोगे, तब जाके कुछ बना मजा देगा। अब इसमें 3 वैल्यू पहली बात तो सबसे पहले चेक कर लो क्या सबके नंबर ऑफ टर्म्स सेम है। यस, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सबका पहला करेक्टर उठाओ। तो ये C है, ये M है, ये Q है। अब ऐसे जो लोगों के लिए यहाँ पे कहीं पे भी अपने रफ पे ABCD और इनके नंबर्स लिख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अगर तुम्हें याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं याद है तो ऐसे लिख लेना कहीं रफ पर और आप कर सकते हो। तो C को खोजो कहाँ पे, C नंबर 3 पर है। M कहाँ पे है, M हमारे पास नंबर 13 पे है, तो ये 3 पे है, ये 13 पे है, और जो Q जो है वो कितने पे है, दिस इज 13 17 17 17 3 13 17। एक ये मेथड में सबसे फर्स्ट मेथड तुम्हें बता रहा हूँ जो कि कर सकते हो। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4। ठीक, स्टॉप, यहीं पे रुक जाओ। नेक्स्ट आ जाओ F पे। F तुम्हारा कहाँ पे बता रहा है, F इज़ 6 नंबर। P तुम्हारा कहाँ पे आ रहा है, 16 पे। ठीक है, और जो T है वो तुम्हारा कितने आ रहा है, 20। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4। हमें कुछ पैटर्न मिलने लगा कि ये दो पैटर्न मुझे मिलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये दो पैटर्न तुम्हें मिलते चले जा रहे हैं ना। अब J पे आ जाओ। J क्या है हमारे पास, 10 नंबर पे है। T मेरा कितने पे है, T इज़ अवर 20। ठीक है, X कितने पे है, X इज़ अवर 24। ठीक, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस 10, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4। तो ये भी अभी तक पैटर्न मैच कर रहा है, मतलब इसमें से कोई भी और नहीं है। अब O देखो, O कहाँ पे तुम्हारा आ रहा है, O इज़ एट नंबर 15, Y इज़ एट नंबर 25 एंड C इज़ एट नंबर 3। ठीक,
तो 15 और 25 के बीच में तुम्हारा डिफरेंस आ रहा है 10, और इसके बीच में कितने नंबर तुम्हारे बचेंगे? या अगर मैं इसकी बात करूँ ऐसे, तो y और c के बीच में 1 2 3, मतलब कि इन दोनों के बीच के खाली 3 नंबर तुम्हें मिल रहे हैं। ठीक, t u v w, और ये भी देख लो एक बार देखते हैं यहाँ पे o y c 1 मिल गया तुम्हें, तो इसका भी डिफरेंस मान के चलो 4। u कहाँ पे तुम्हारा आ रहा है? u इज़ एट 21, f इज़ एट नंबर 6 एंड i इज़ एट नंबर 9। तो इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस मेरे हिसाब से कितना आएगा? 21 माइनस 6, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ये आ रहा है तुम्हारा 11, और ये कितना तुम्हारा आ रहा है? दैट इज़ 3। तो यहीं से तुम्हारा एक डिफरेंस पता चल गया कि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस भी चल रहा है ना, कि 10 4 10 4 10 4 10 4 तो 11 3। यहाँ से तो मुझे पता चल रहा है दैट UFI इज़ द ऑड वन। बट हम इस तरीके से नहीं कर सकते कि भाई हम सब पे याद करके बैठे हुए देख रहे हैं। तो इसका एक अलग मेथड ये देखो कि ऐसे ही सिंपल सा एक चीज़ चेक कर लो कि इन दोनों के बीच का कितना है। यहाँ पे C के बाद कितनी बार F आ रहा है? C D E, D E के बाद F, फिर C D E F G H, I के बाद J, ठीक, J P Q R S T U V J K L M N, K L M N, और 4 के बाद फिर O P Q R S T। ठीक, तो ये कितना है? 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो अभी तक पैटर्न सही चल रहा है। अगले वाले पे आ जाओ, M P T Y F, तो M के बाद कितना? P M N O, N O, ठीक है, P के बाद Q R S T, ठीक है, T U V W X Y, ठीक है, Y के बाद फिर Z A B C D E। यहीं से देखो, इसमें कितना 2, इसमें कितना 3, इसमें कितना 4, तो इसमें कितना आना चाहिए? 5 बटे यहाँ पे कितना आ रहा है? 6। तो दैट्स वाई दिस इज़ द ऑड नंबर। तो इसमें हमने सिर्फ 2 स्टेप में मुझे पता चल गया कि कौन सा ऑड नंबर है, उसमें तुम जाके बार बार चीज़ें कर रहे हो। तो ऑड नंबर के लिए आपके बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, बट पैटर्न सही होना चाहिए, वो चीज़ थोड़ा ज़्यादा मैटर करती है। अदरवाइज नथिंग इज़ रॉन्ग, बस तुम्हारा आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, तो ये था तुम्हारा पैटर्न वाला सा क्वेश्चन, छोटा सा। अगला क्वेश्चन कौन सा चलेंगे हम? नंबर 4th क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, 4 हमारे हो गए फटाफट, और ये क्वेश्चन तुम्हारा एक क्वेश्चन 1.5 मिनट्स में होना चाहिए। ट्राई करो, 1.5 मिनट में हो गया तो ठीक, अदरवाइज सॉल्यूशन तुम्हारे पास है। ठीक है, आई थिंक कर सकते हो, यू कैन डू इट। तो नंबर 4 इस क्या है? निहाल, इकबाल, रोहिणी, रोनित, मलिनी एंड हरभजन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द 5 एक्टिविटीज़। ठीक है, दैट इज क्विज, सिंगिंग, डांस, डिबेट एंड मिमिक्री। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5, 5 लोग हैं, और तुम्हारे पास 5 कंपटीशन है। एक इंसान एक में ही पार्ट लेगा। अगर उस एक में किसी ने पार्ट ले लिया है तो उसमें कोई और पार्ट नहीं ले सकता, मतलब एक कंपटीशन में एक बंदा 1-on-1 चलेगा ये। तो कंडीशन क्या दी गई है? रोनित पार्टिसिपेट्स इन सिंगिंग, तो लिख के रख लो इधर। रोनित जो है वो किस में पार्टिसिपेट कर रहा है? सिंगिंग में। एक शॉर्टकट बनाया करो, ऐसे बड़े बड़े नहीं लिखने की, रोनित पूरा नाम लिखो। हरभजन डज नॉट पार्टिसिपेट इन डिबेट, तो एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे, क्विज, सिंगिंग, डिबेट और क्या है? डांस एंड मिमिक्री। तो डांस को लिख लो क्योंकि डांस और डिबेट में आ जाएगा, और ये मिमिक्री। तो सिंगिंग वाला पार्ट तो कट गया, जो कि हमारे पास किस पे पास आ गया? रोनित के पास। नेक्स्ट थिंग इज दैट कि हरभजन डज नॉट पार्टिसिपेट इन डिबेट एंड मिमिक्री। हरभजन जो है वो डिबेट और मिमिक्री में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, तो हरभजन जो है वो डिबेट और मिमिक्री में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो डिबेट और मिमिक्री का नाम हरभजन में नहीं है। और वो किस में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता? सिंगिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। तो उसके पास 2 ऑप्शन बचे, या तो वो क्विज में करे या फिर वो डांस में करे। ठीक, सॉरी, डांस में करे। तो ये हरभजन 2 में पार्ट ले सकता है बस। नेक्स्ट थिंग इज दैट मालिनी डज नॉट पार्टिसिपेट इन मिमिक्री। तो जो मालिनी मैडम है वो कहाँ नहीं पार्ट ले सकती हैं? मिमिक्री में। तो मालिनी मिमिक्री में पार्ट नहीं ले सकती और सिंगिंग में पार्ट नहीं ले सकती। तो मिमिक्री और सिंगिंग इज नॉट फॉर द मालिनी। नेक्स्ट थिंग इज दैट इकबाल पार्टिसिपेट्स इन क्विज। इकबाल ने क्विज वाला पार्ट ले लिया। अब इकबाल ने अगर क्विज वाला पार्ट ले लिया तो ये क्विज पे भी नहीं ले सकता। तो हरभजन किस पे चला गया? हरभजन चला गया हमारा डांस पे। अब हरभजन अगर डांस में चला गया तो मालिनी किस में पार्ट नहीं ले सकती? मालिनी पार्ट नहीं ले सकती तुम्हारी इसमें, ये जो मिमिक्री है। तो मालिनी किस में जाएगी? मालिनी जाएगी डिबेट में। और जो आखिरी जो बचा हुआ इंसान हमारे पास कौन है?
दैट इज निहाल विल गो इन द मिमिक्री। तो बस हमारे पास ये निकल आया। आप क्वेश्चन देखो क्या है, हु पार्टिसिपेट इन डिबेट, तो डिबेट में कौन हमारा जा रहा है, मालिनी, तो द आंसर इज मालिनी। बस खत्म। ये कितने मिनट का क्वेश्चन था ये, 30-40 सेकेंड हार्डली। ठीक है, आगे टिक लगाओ मालिनी को, आगे बढ़ो, खत्म करो खेल, बस हो गया। Now question number 5 is that given below is a question followed by 2 statement। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कि तुम्हें नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए होंगे, उन स्टेटमेंट से तुम्हें एक कंक्लूजन निकालना है और तुम्हें ये बताना है कि ये तो ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें तुम्हें बताना है कि स्टेटमेंट 1 इज़ सफिशिएंट टू आंसर, स्टेटमेंट 2 इज़ सफिशिएंट टू आंसर, या फिर दोनों सफिशिएंट टू आंसर हैं, या फिर अगर दोनों को भी सफिशिएंट कर दो तब भी कुछ आंसर नहीं निकल सकता। तो ऐसे क्वेश्चन थोड़े से घुमाऊ हो सकते हैं, तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एक बार देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाउ मेनी रुपीज़ वुड शालिनी नीड टू स्पेंड टू बाई 11 पेंसिल्स एंड 14 पेन्स। शालिनी को जाना है 11 पेंसिल और 14 पेन, पढ़ने वाली लड़की है, तो 11 पेंसिल लेनी है उसको और 14 पेन लेने हैं उसको। तो उसको निकालना क्या है कि कितने रुपए में उसको मिलेगा। और हमारे पास 2 स्टेटमेंट देगा, शालिनी स्पेंट ऑन अमाउंट ऑफ ₹201 टू बाई 15 पेंसिल्स एंड 12 पेन्स, शालिनी स्पेंट एन अमाउंट ऑफ ₹121 टू बाई 7 पेंसिल्स एंड 9 पेन्स। अब इसमें कॉस्ट कैसे पता चलेगी, या तो तुम्हें पेंसिल की कॉस्ट पता हो और तुम्हें पेन की कॉस्ट पता हो। अगर जब तक दोनों की कॉस्ट नहीं पता चलेंगी तब तक यू विल नॉट गोइंग टू गेट कि इसका पूरा का पूरा आंसर कितना आ रहा है। ठीक, तो अगर मैं ये देखूं कि पेंसिल की मैं कॉस्ट मान लेता हूँ x और y, पेन की मैं कॉस्ट मान लेता हूँ y, तो मुझे क्या फाइंड करना है, 11x प्लस 14y की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए मुझे x और y चाहिए। x और y मेरे पास 2 वेरिएबल है। हमेशा याद रखो, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उतनी तुम्हें इक्वेशन चाहिए होंगे उस वेरिएबल के आंसर को फाइंड करने के लिए। तो अब मुझे x और y चाहिए, तो आई नीड 2 स्पेसिफिक इक्वेशंस कि जिसके जरिए मैं x और y की वैल्यू फाइंड कर सकूं। ठीक, तो स्टेटमेंट 1 देखते हैं, शालिनी स्पेंट एन अमाउंट ऑफ 201 टू बाई 15 पेंसिल्स एंड 12 पेन्स। तो 15 पेंसिल और 12 पेन बाई करने के लिए उसने कितना अमाउंट खर्च किया, उसने खर्च किया 201। तो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज दैट 121 रुपीज़ खर्च किए उसने 7 पेंसिल्स और 9 पेन्स बाई करने में। तो 7 पेंसिल्स और 9 पेन बाई करने में उसने 121 रुपीज़ खर्च किए। अब इसको मान लो इक्वेशन 1, इसको मान लो इक्वेशन 2। एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी है, निकालने मत बैठ जाना। एक्स और वाई की वैल्यू निकालो और तुम्हें यहाँ से एक्स और वाई मिल जाएगा और इसमें पुट कर दोगे। अब द क्वेश्चन इज दैट कि इसमें तुम्हें क्या करना है। ऑप्शन ए इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशिएंट। क्या दोनों स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन तुम्हारे पास सफिशिएंट नहीं है? क्या स्टेटमेंट 1 से ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा, या स्टेटमेंट 2 से ही तुम्हें आंसर मिल जाएगा, या फिर तुम्हें इन दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ से आई थिंक यू आर वेरी क्लियर कि तुम्हें इन दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी। उसी टाइम जा करके तुम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हो और उसी टाइम तुम निकाल सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर कि 11 पेंसिल और 14 पेन फाइंड करने के लिए कितने नंबर ऑफ रुपीज़ तुम्हें चाहिए। तो ऑप्शन करेक्ट इज कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज रिक्वायर्ड टू गेट द आंसर। ठीक, तो इसमें ऑप्शन डी को टिक करो और आगे बढ़ो, जय सिया राम। ठीक है, तो आई थिंक ये क्लियर है। इजी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें थोड़े से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन वाले, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक बिल्ड करना पड़ेगा कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। कि जैसे बाहर बारिश हो रही है, इसके लिए तुम्हें क्या चाहिए, कुछ ऑप्शन दिए गए होंगे नीचे कि सपोज करो कि तुमने मौसम विभाग चेक किया है, किसी से सुन लिया या कुछ ऐसे, इसी तरीके के कुछ ऑप्शन ऐसे दे रखे होते हैं और हमें वो करना पड़ता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन ए रो 7 पीपल आर स्टैंडिंग फॉर मार्च पास्ट। ठीक है, मार्च पास्ट होने वाली है और 7 लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, तो 7 लोग खड़े हुए हैं मार्च पास्ट के लिए। बी इज स्टैंडिंग राइट टू ए एंड लेफ्ट टू सी। बी कहाँ खड़ा है, राइट टू ए एंड लेफ्ट टू सी। एक बार इसको रफ कर देते हैं और फिर देखते हैं इसको एक बार। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, बी इज स्टैंडिंग, तुम्हें निकालना है कि हु इज स्टैंडिंग मिडिल इन द रो। तो बी इज स्टैंडिंग राइट टू ए एंड लेफ्ट टू सी। तो मान के चलो कि वो इंसान कैसे खड़ा हुआ है, राइट टू ए एंड लेफ्ट टू सी। जैसे मैं खड़ा हूँ ऐसे खड़ा हुआ है। ठीक, तो सपोज करो ये बी है, वो किसके राइट में खड़ा है, ए के राइट में एंड लेफ्ट टू सी। तो मेरा राइट क्या होगा, मेरा राइट है ये, तो ए इधर खड़ा होगा और सी इधर खड़ा होगा। तो अगर ए मैं यहाँ मान लूँ तो ए के राइट में खड़ा है बी और सी के लेफ्ट में खड़ा है बी। ठीक है, करेक्ट, क्लियर है ना यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, डी इज स्टैंडिंग लेफ्ट टू ई, सॉरी,
ज़्यादा बोल गया। So D is standing left to E but right to C। ठीक, D जो है वो कहाँ खड़ा है? लेफ्ट टू, इधर वाला क्या है? ये है राइट और ये है लेफ्ट। तो D is standing left to E but right to C। C के राइट में, C के राइट में और लेफ्ट टू E। तो C के राइट में आप कैसे देख सकते हो? C का राइट किधर आएगा? इधर। तो C के राइट में क्या खड़ा है? D और लेफ्ट टू E। तो A B C D E कुछ ऐसे खड़े हुए हैं। नेक्स्ट थिंग, F इज स्टैंडिंग राइट टू E एंड लेफ्ट टू G। F इज स्टैंडिंग राइट टू E एंड लेफ्ट टू G। तो बहुत ही सिंपल, लो जी भाई बन गया। ठीक, सारे स्टेटमेंट बन गया। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द हु इज स्टैंडिंग इन द मिडिल ऑफ द रो। तो मिडिल ऑफ द रो कौन खड़ा है? तो 3 और 3, तो मिडिल ऑफ द रो हमारे D भाई साहब खड़े हुए हैं, क्योंकि बीचों बीच खड़े हुए हैं। तो आंसर इज D। कुछ मैथ नहीं, कुछ नहीं, बस खाली थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन लगा लो। अगर तुम इसको ऐसे भी लगा के देख लोगे ना कि ऐसे खड़ा है, इधर राइट है इधर लेफ्ट है, तब भी आंसर निकल आएगा क्लियर। तो डी को लगाओ और इसको खत्म करो आगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 7, 4 बचे हैं, फटाफट करेंगे इसको हम लोग और इसको भी यहाँ से ख़त्म करते हैं। हाँ जी, तो अगला क्या है हमारे पास? नेक्स्ट इज इन अ सर्टेन कोड P प्लस आर मीन्स P इज द सन ऑफ R, P माइनस आर मीन्स P इज द वाइफ ऑफ। तो ऐसे क्वेश्चन है, तुम सिंबल देखो और सिंबल का रिलेशन देखो कि वो क्या कह रहा है। P प्लस आर मीन्स P इज द सन ऑफ द R। तो प्लस मीन्स इज सन, ठीक, प्लस मीन्स सन है। R P माइनस आर मीन्स P इज द वाइफ ऑफ R। तो माइनस मीन्स क्या है? वाइफ ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट इज P क्रॉस R मीन्स P इज द फादर ऑफ R। तो क्रॉस का मतलब क्या है? फादर ऑफ। ठीक, वाइफ ऑफ एंड फादर ऑफ। A प्लस बी माइनस क्यू इंटू एस। तो फाइंड क्या करना है? A प्लस बी माइनस क्यू इंटू एस। सॉरी, तो ये फाइंड कर लो। तो इसके हिसाब से A इज द सन ऑफ B, A इज द सन ऑफ B। तो ये A इज सन ऑफ B, ये जो है वो B का सन है, यानी B इज द फादर और मदर ऑफ समथिंग। B माइनस क्यू मीन्स B इज वाइफ ऑफ Q। तो ये है मदर और ये है फादर। ठीक है, X मीन्स Q इज फादर ऑफ S, Q इज फादर ऑफ S। तो इस हिसाब से A और S जो है वो क्या हो गए हमारे भाई। तो पूछा क्या गया है? देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? A इज ग्रैंड सन ऑफ S। तो ग्रैंड सन की कहीं बात ही नहीं है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ, इनका बेटा ये, इनका बेटा ये, खत्म। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, A इज द ब्रदर ऑफ C। तो ऐसे बस सिंपल निकालो, कुछ नहीं स्टेटमेंट देखने की जरूरत, खाली प्लस माइनस मल्टीप्लाई स्टेटमेंट वाइज देखो क्या क्या उनका मतलब है और बस आगे बढ़ते चले जाओ। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज विच इज द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। फिर से एक बार रॉन्ग टर्म वाला क्वेश्चन आता है, आई होप ये तुम लोग कर लोगे। वही पैटर्न निकालना एक बार और इस पैटर्न को फाइंड करके देखना कि किस तरीके से चल रहा है। ठीक, जैसे मैंने अभी इस क्वेश्चन वाले को बताया होगा, तो ये मैं नहीं करा था। नेक्स्ट थिंग इज दैट क्वेश्चन नंबर 9 इज 7 फ्रेंड्स आर, हाँ कहाँ था? तो 7 फ्रेंड्स P Q R S O P Q R S T U आर स्टैंडिंग इन अ रो। Q इज राइट टू U, Q जो है वो U के राइट में है। P इज बिटवीन T एंड S, O इज राइट Q ऑफ Q हु इज लेफ्ट ऑफ S, U इज बिटवीन Q एंड R। तो ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा लैंग्वेज देखना। सबसे पहले क्या देखा गया है? Q इज राइट ऑफ U। Q जो है वो U के राइट में है, Q जो है वो U के राइट में है। तो U के राइट में कौन है? Q है। लिख लिया मैंने, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट P इज बिटवीन T एंड S। P जो है वो कहाँ पे है? वो T और S के बीच में है। तो अभी T और S आया नहीं है तो इसको छोड़ो। O इज राइट ऑफ Q हु इज लेफ्ट ऑफ S। O इज राइट ऑफ Q हु इज लेफ्ट ऑफ S। मतलब हु किसके बारे में बात करेंगे? O जो है वो Q के राइट में है जो कि S के लेफ्ट में है। तो S के लेफ्ट में है। यहाँ पे Q की भी बात करी जा सकती है, O की भी बात करी जा सकती है, बट O इज राइट ऑफ Q हु इज लेफ्ट ऑफ S। तो Q जो है वो कहाँ पे है? S के लेफ्ट में है और Q जो है वो राइट में है। तो बस बात खत्म हो गई यहाँ पे। अगला क्या बोला गया? P इज बिटवीन T एंड S। P जो है वो T और S के बीच में है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? P और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा? T आ जाएगा। U इज बिटवीन Q एंड R। U जो है वो कहाँ पे? Q और R के बीच में है। तो यहाँ पे R डाल दो, बस खत्म। U R U O Q O S P T। पूछा क्या गया है? Who is exactly in the middle of the row? तो मिडिल O is in the middle of the row। खत्म खेल। O को लगाओ और आगे बढ़ो। इस क्वेश्चन में ये चीज़ें मत भूलना कि कैसे क्या क्या कोई चीज़ दे रखी है। नाउ द नेक्स्ट वन इज
चूज अ पेयर सिमिलर टू द फॉलोइंग MDXF OBZD। तो इसमें क्या करो, इसमें तुम अपना एक पैटर्न निकाल के रख लो कि किस तरीके से चल रहा है। तो MDXF OBZD, तो MDXF OBZD देखो, M के बाद कितने के बाद 2 आ रहा है, M के बाद +2 जब हम करेंगे तब वो आ रहा है NO, ठीक। D के बाद क्या हो रहा है, D के बाद हम पीछे जा रहे हैं कितना, D ABCD, तो MNO, तो CD, तो कितना पीछे जाएंगे 2, जब हम पीछे जाएंगे तब वो आगे आएगा। X में हम जब 2 आगे जा रहे हैं तब आ रहा है Z, तो ये +2। F में हम क्या कर रहे हैं, F में हम 2 पीछे जा रहे हैं तब D आ रहा है, तो +2 -2 +2 -2, ऐसे तुम्हें पैटर्न चाहिए। पैटर्न यहाँ पे देख लो, ILPRKNRT, तो I इज वॉट, IJK 2, ठीक है, प्लस जा रहा है, सही है। सिमिलरली तुम्हारे पास क्या है, L को हम जब पीछे जाएंगे MN, IJKLMN LMN, तो ये हमारा नहीं बना, दिस इज नॉट द करेक्ट वन, क्योंकि +2 करने यही आ रहा है वो। SGFN, S के बाद U पे जाओगे, PQRSTU, ठीक, S के बाद 1 स्किप करके U आ रहा है, +2 कर देंगे। G के बाद 2 पीछे जाएंगे, ठीक है, चल रहा है सही। F के बाद हम +2 आगे जाएंगे तब H आएगा, और N के बाद हम -2 पीछे जाएंगे तब हमारा वो आएगा। तो दिस इज द करेक्ट वन। आगे COD देखने की जरूरत नहीं, इट्स नॉट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सिंगल चॉइस। तो अगर तुम्हारा एक आंसर सही आ रहा है दैट B1, दैट दिस इज द करेक्ट वन, ठीक। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अगला क्वेश्चन देखो, विच फॉलोइंग आर द क्राइटेरिया फॉर एडमिटिंग अ स्टूडेंट टू अ पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स इन रेप्यूटेड कॉलेज। तो कुछ क्राइटेरिया दे रखा है और उसके हिसाब से उन्हें बताना है कि क्या इसमें से सही है क्या नहीं है। तो पहला क्या है, हैव पास 12th स्टैंडर्ड विद मोर देन 50% मार्क्स। ये कुछ क्राइटेरिया तुम्हें यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 60% मार्क्स एट ग्रेजुएशन लेवल, बी एटलीस्ट 21 ईयर्स ऑफ एज और मोर ऑन जितना, एंड फोर्थ इतना दिस। अब क्या बोला गया है, क्राइटेरिया ये है कि अगर कोई स्टूडेंट सारे क्राइटेरिया को एक्सेप्ट करता है एक्सेप्ट द सेकेंड वन, तो क्या होगा, तो इन द केस ऑफ अ स्टूडेंट हु सेटिस्फाई ऑल अदर क्राइटेरिया एक्सेप्ट सेकेंड above but has obtained at least 70% marks in the entrance test should be referred to HOD। अगर किसी ने सेकंड वाला क्राइटेरिया नहीं अपनाया है बट उसके 70% मार्क्स आए हैं इन द एंट्रेंस टेस्ट, यानी ग्रेजुएशन में अगर उसका 60% नहीं है और एंट्रेंस पे उसका 70% है तो इसको HOD रेफर करेंगे। अबव बट हैज़ ऑब्टेन्ड, फर्स्ट वाला अगर नहीं उसने क्लियर किया है, मतलब अगर 12th में अगर 50% नहीं है बट अगर उस ग्रेजुएशन में 80% है देन इट विल बी रिफर्ड टू द डीन। अब निशा क्या कहती है, निशा ये उसने बोला वॉज बॉर्न ऑन 8/4/1998, तो 2020 तक 1/1/2020 तक उसकी एज कितनी होगी पहले ये देखो। तो 1998 से 2020 तक तुम्हारे पास एज तुम्हारे पास आ गई 10 और 10 20 और 1 21 साल, ठीक। तो एटलीस्ट 21 साल की वो है, बिकॉज उससे बोला कितना गया है 03/8/4/1998, तो 21 साल है। फर्स्ट वाला यानी थर्ड क्राइटेरिया उसने क्लियर कर लिया। 60% मार्क्स इन 12th बोर्ड, तो 12th में उसके 60% है तो फर्स्ट वाला भी उसने क्लियर कर लिया। 70% मार्क्स इन द ग्रेजुएशन एंड हैज़ ऑल्सो स्कोर्ड 60% मार्क्स इन द एंट्रेंस। तो इस हिसाब से उसने फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चारों के चारों क्राइटेरिया सॉल्व कर लिए हैं, तो उसको कहाँ पे भेजना चाहिए हमें, इट शुड बी रिफर्ड टू द एडमिटेड, और उसको सीधे एडमिट कर लो, बिकॉज उसने क्या किया, सारे के सारे क्राइटेरिया उसने फॉलो कर रखे हैं। तो लॉजिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस कुछ इसी तरीके से आते हैं जैसे कि अभी हमने सॉल्व किए। ये 11 के 11 क्वेश्चंस अगर तुम सॉल्व कर लोगे, आइडिया क्लियर है, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे वहाँ पे। तो दिस इज़ माय प्रॉमिस टू यू, मैं इसको पूरा श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। थोड़ा सा छोटा बना, 40 मिनट का, बट इतना लॉजिकल एबिलिटी के लिए सही है। अब इसके बाद फिर हम करेंगे कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस, बिकॉज वर्बल इज समथिंग जो कि कराया नहीं जा सकता, उसके लिए आप वर्ड मीनिंग्स वगैरह पढ़ो, तो आप सीधे प्रोग्रामिंग पे चलेंगे, उसके कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू अगेन फॉर दिस वॉच, आई विल वेयर दिस। एंड मैंने अपने कल पिताजी को दिखाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा, बहुत खुश थे। एंड वी आर येट टू रीच 749 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 750 होने वाले हैं, शायद इस वीडियो के आते आते 750 हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय।